नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक नृत्य, उसके अंदर हम कह सकते हैं भाग 5 रहेगा, या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि आज के इस टॉपिक का ये जो कि अंतिम भाग रहेगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आज के इस एक ही सेशन के अंदर है जो कि पूरा टॉपिक जो कि कवर करने की, यानी जो भी भाग बचा है, जो हम लोगों ने 4 पार्ट में पढ़ा है, उसके बाद में जो लोक नृत्य को पूरा करने के बारे में जो भी बचा है टॉपिक, उसको हम इस एक ही वीडियो के अंदर है जो कि पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए हम बात कर सकते हैं। जैसे कि नृत्यों को 4 भागों में जो मुख्य रूप से बांटा गया है, जैसे क्षेत्रीय नृत्य, जातीय नृत्य और व्यावसायिक नृत्य, और सामाजिक, धार्मिक व सामाजिक नृत्य, जिसमें हम लोगों है जो कि कल के सेशन में है जो कि व्यावसायिक नृत्य जो स्टार्ट कर दिया था, जिसमें आपके 13 ताली नृत्य भी पढ़ लिया था, और आपके हम कह सकते हैं एक कौन सा नृत्य पढ़ा था, 13 ताली नृत्य पढ़ा था। और हम कह सकते हैं उसके बाद में हम आज के सेशन में है जो कि भवाई नृत्य पढ़ लेते हैं ना। चलो शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने अगर पीछे की वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो जाकर के आप लोग है जो कि देख सकते हैं। 13 ताली नृत्य व कालबेलिया नृत्य है जो कि कल के सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलो शुरू करते हैं। हेडिंग लगाओ भवाई नृत्य। भवाई नृत्य कैसा नृत्य है, किससे संबंधित हम कह सकते हैं, यह कि व्यवसायिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? व्यवसायिक नृत्य है भवाई नृत्य। हेडिंग लगाओ भवाई नृत्य। उसके बाद हम लोग जो कि समझने की कोशिश करते हैं। हेडिंग लगाओ भवाई नृत्य। क्या पढ़ेंगे पहले? भवाई नृत्य। कैसा नृत्य? ये व्यवसायिक नृत्य है। कैसा है? व्यवसायिक नृत्य। तो अब हम बात करें तो भवाई क्या है? भवाई एक जाति है। क्या है? भवाई एक जाति है जिसकी उत्पत्ति हम कहें तो केकड़ी जो जिला है आपके अजमेर से अलग हुआ था। केकड़ी जिले के नागाजी व बागाजी जो जाट थे, उनसे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो पूछ सकते हैं कि भवाई जाति के जो 2 लोग थे, नागाजी व बागाजी, उन्होंने किस नृत्य की उत्पत्ति है जो कि तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? भवाई नृत्य। कौन सा हो जाएगा? भवाई नृत्य। अब हम बात करें तो भवाई नृत्य जो कि क्या करता है, विभिन्न प्रकार के करतब दिखाता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के हैं जो कि अलग अलग प्रकार के हैं जो कि करतब दिखाए जाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं आपके सर पे मटके रखकर है जो कि नृत्य करना, या फिर नंगी तलवारों पे नाचना, या फिर कांच के टुकड़ों पे है जो कि नृत्य करना। ये किसके अंदर आ जाता है? आपके भवाई नृत्य के अंदर। उसके बाद में हम बात करें तो ये नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? ये आपके मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जैसे कि हम कह सकते हैं आपके उदयपुर का प्रसिद्ध है। मेवाड़ क्षेत्र में कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का प्रसिद्ध है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इस नृत्य को, यानी भवाई नृत्य को है जो कि आपके संरक्षण प्रदान करने वाली एक संस्था थी जिसका नाम है आपके लोकसभा मंडल उदयपुर। किसने की थी इसको संरक्षण प्रदान? किसने किया था? लोकसभा मंडल उदयपुर ने, जिसकी लिखो आप, चलो मैं लिखवा दूंगा, एक बार आप समझने की कोशिश करें। लोकसभा मंडल उदयपुर। लोकसभा मंडल उदयपुर ने इस जो कि इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया। इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें, इस संस्था की स्थापना की बात करें तो 1952 के अंदर होती है। 1952 के अंदर इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा? देवीलाल सामर ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? देवीलाल सामर। देवीलाल सामर ने है जो किसकी स्थापना की थी। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, और इन्होंने है जो कि देवीलाल सामर ने जो लोकसभा मंडल उदयपुर से है जो कि इसका एक प्रसिद्ध जो कलाकार था जिसका नाम था, हम बात कर सकते हैं दयाराम भील। कौन था? दयाराम भील की सहायता से है जो कि इस नृत्य को है जो कि क्या दिलाई थी? प्रसिद्धि दिलाई। तो हम कह सकते हैं संरक्षण किसने किया था, या फिर संरक्षण, या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश में कौन सी संस्था लेकर के आई? लोकसभा मंडल उदयपुर। किस नृत्य को? किस नृत्य की बात कर रहे हैं हम? भवाई नृत्य की। तो अब आप लोग है जो कि थोड़ा लिखना शुरू कीजिए। उसके बाद में हम थोड़ी सी और भी जानकारी लेते हैं। तो एक बात और भी हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यानी जो देवीलाल सामर थे, जो आपके लोकसभा मंडल उदयपुर जो संस्था की स्थापना की थी 1952 के अंदर, उन्होंने है जो कि इस मतलब हम बात कर सकते हैं इस नृत्य के जो कलाकार थे, प्रसिद्ध कलाकार दयाराम भील, उनके माध्यम से इस नृत्य को है जो कि प्रसिद्धि दिलाई।
क्योंकि उन्होंने तो इस संस्था की स्थापना की, वो तो कलाकार थे नहीं, तो इसके कलाकार कौन थे? दयाराम भील की सहायता से हम कह सकते हैं, या फिर उनके माध्यम से इस नृत्य को है जो कि प्रसिद्धि दिलाई, या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश में लेकर के आए। एक जोधपुर की एक महिला नृत्यांगिना है जिसका नाम है पुष्पा व्यास। क्या नाम है? पुष्पा व्यास। उन्होंने है जो कि माना जाता है कि वो इस नृत्य की पहली प्रसिद्ध महिला कलाकार है। इस नृत्य की पहली प्रसिद्ध महिला कलाकार कौन है? पुष्पा व्यास। कौन है? पुष्पा व्यास। और इस पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है, 111 मटके रख के। वो कौन थी? आपके अस्मिता काला। अस्मिता काला ने अपने सर पे 111 मटके रख करके जो कि ये नृत्य किया, और ये एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि 111 मटके जो कि रख करके एक साथ में कोई नृत्य आज तक नहीं कर पाया, इसलिए इस रिकॉर्ड को है जो कि हम कह सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड में है जो कि शामिल किया गया। और इसके बाद में एक पुरुष जो नृत्य कलाकार है जिसका नाम था भीलवाड़ा के थे, क्या था? निहाल अजमेरा, है ना। उन्होंने अपने सर पे 63 मटके है जो कि रख करके इस नृत्य का प्रदर्शन किया, जिसे है जो कि आपके ज्ञान द्वीप नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे ज्ञान द्वीप नृत्य भी कहा जाता है। और एक पॉइंट और, चलो हम एक बार है जो कि थोड़ा इनको लिख लेते हैं। भवाई नृत्य के बारे में हम बात कर सकते हैं। भवाई क्या है? कि जाति है जिसकी उत्पत्ति, चलो लिख लेते हैं, साथ साथ नोट बनाते रहना। भवाई क्या है? भवाई एक जाति है। भवाई एक जाति है जिसकी उत्पत्ति किसने की थी? जिसकी उत्पत्ति केकड़ी के नागाजी व बागाजी जाट से मानी जाती है। नागाजी व बागाजी जाट से मानी जाती है। ये नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ उदयपुर का प्रसिद्ध है। ये नृत्य मेवाड़ कहो या फिर उदयपुर का प्रसिद्ध है। उदयपुर का प्रसिद्ध है। समझ में आ रहा है यहां तक? और इसके बाद में हम बात कर सकते हैं, इस नृत्य के अंदर कई सारे करतब दिखाए जाते हैं। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के नृत्य करतब दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं? करतब दिखाए जाते हैं। अलग अलग रूपों के अंदर है जो कि विभिन्न करतब दिखाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के करतब दिखाए जाते हैं, जैसे सर पर या फिर सिर पर, लिख दो, सिर पर मटके रखकर डांस करना, या फिर हम कह सकते हैं नृत्य करना। सिर पर मटके रखकर नृत्य करना, नंगी तलवार पर नाचना, नंगी तलवार पर नृत्य करना, या फिर एक चीज एक और लिख लो आप, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना। कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, तो ये किसके अंदर आता है? यानी मटके सिर पर रख करके नृत्य करना, नंगी तलवार पे नाचना, और आपके है जो कि कांच के टुकड़ों पे नृत्य करना। ये किस नृत्य के भाग है या फिर किस नृत्य के कर्तव्य है? तो ये आपके है जो कि भवाई नृत्य के कर्तव्य है। किस नृत्य के कर्तव्य माने जाते हैं? भवाई नृत्य के कर्तव्य माने जाते हैं। और अब हम बात करें इसके बारे में, तो इस नृत्य को जो संरक्षण प्रदान किसने किया था? इस नृत्य का संरक्षण प्रदान किसने किया था? कौन सी एक संस्था थी जिसका नाम है आपके लोकसभा मंडल। लोकसभा मंडल उदयपुर ने। लोकसभा मंडल उदयपुर ने है जो कि इसे हम कह सकते हैं
जो संस्था है उसने इस तरह आपके हम कह सकते हैं इस नृत्य को है जो कि संरक्षण प्रदान किया, प्रकाश में लेकर के आए। अब हम बात करें इस संस्था की जो स्थापना किसने की थी। इस संस्था की स्थापना है जो कि आपके देवीलाल सामर ने की थी। स्थापना इस संस्था की स्थापना करने वाले कौन थे, कब की गई, 1952 में की गई। 1952 में किसने की थी, देवीलाल सामर ने। यहां लिख रहा हूं ना, देवीलाल सामर। ठीक है, देवीलाल सामर ने की। इसकी स्थापना किसने की थी, देवीलाल सामर ने की थी। तो यहां तक है जो कि आप अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं कि भाई इसके अंदर है जो कि अस्मिता काला कौन थी, और हम कह सकते हैं पुष्पा व्यास कौन थी, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो इस नृत्य की जो पहली महिला नृत्यांगिना है जो कि कौन मानी जाती है, पुष्पा व्यास। तो ये यहां तक लिख लिया होगा। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। लिख लिया कि यहां तक, चलो आगे देखते हैं। इस नृत्य की पहली महिला कह सकते हैं प्रथम जो महिला नृत्यांगिना है वो कौन है, बात कर सकते हैं पुष्पा व्यास। यानी जो कहाँ की थी, जोधपुर की पुष्पा व्यास पहली प्रसिद्ध महिला जो कि इसके अंदर कलाकार मानी जाती है। कहाँ की थी ये, जोधपुर की। जोधपुर की पुष्पा व्यास कौन थी, पुष्पा व्यास पहली प्रसिद्ध महिला कलाकार, पहली प्रसिद्ध महिला कलाकार, प्रसिद्ध महिला कलाकार थी। किस नृत्य की, भवाई नृत्य की। कौन थी, जोधपुर की पुष्पा व्यास है जो कि किस, हम बात कर सकते हैं ऐसे अगर पूछ लिया जाए जोधपुर की पुष्पा व्यास किस नृत्य से संबंधित है, तो वो आपके हो जाएगी भवाई नृत्य से। किससे हो जाएगी, भवाई नृत्य से। और अब हम बात करें तो 1952 के अंदर देवीलाल सामर ने है जो कि लोकसभा मंडल उदयपुर के है जो कि एक संस्था की स्थापना की। उन्होंने है जो कि इस नृत्य को है जो कि प्रसिद्धि कब दिलाई, किनके माध्यम से दिलाई, तो इस नृत्य के एक कलाकार है दयाराम भील के माध्यम से है जो कि इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई। तो ये भी आप एक पॉइंट लिख लीजिए। देवीलाल सामर ने, देवीलाल सामर ने इस नृत्य को दयाराम भील के माध्यम से, इस नृत्य को दयाराम भील के माध्यम से प्रसिद्धि दिलाई, प्रसिद्धि दिलाई। किसके माध्यम से, दयाराम भील। तो यहाँ पे आप सेम नाम है तो थोड़ा याद रखना। देवीलाल सामर ने तो इसे संस्था की स्थापना की थी, और दयाराम भील कौन था, इस नृत्य का जो कि एक नृत्य कलाकार था। और अब हम बात कर सकते हैं 111 मटके रख करके है जो कि किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, अस्मिता काला। अस्मिता काला कहाँ की थी, आपके जयपुर की थी अस्मिता काला। तो लिखिए अस्मिता काला, जयपुर की, ऐसे लिखो जयपुर की अस्मिता काला ने जयपुर की अस्मिता काला ने सिर पर, अपने सिर पे, ऐसे लिखो अपने सिर पर 111 मटके रखकर क्या किया था, विश्व रिकॉर्ड बनाया। रखकर नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। और एक पुरुष कलाकार थे जिसने है जो कि आपके 63 मटके है जो कि अपने सिर पे रखे थे। उनका नाम है, वो आपके भीलवाड़ा के थे, निहाल अजमेरा। उन्होंने है जो कि इस नृत्य के बारे में जो प्रदर्शन किया, कितने मटके सर पे रख करके, 63 मटके रख करके।
तो ये भी याद रखना, भीलवाड़ा के निहाल अजमेरा ने सिर पर 63 मटके रखकर इस नृत्य का प्रदर्शन किया। रखकर क्या किया? इस नृत्य का प्रदर्शन किया, मतलब ये करतब दिखाया, प्रदर्शन किया, जिसे कैसा नृत्य कहा जाता है? हम बात करें तो जिसे ज्ञान द्वीप नृत्य कहा जाता है। तो ये बात याद रखना, जिसे ज्ञान द्वीप नृत्य कहा जाता है, जिसे ज्ञान द्वीप नृत्य कहा जाता है। तो यहां तक लिखिए अच्छे से, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर 1-2 लाइन और भी लिखनी है आपको, तो यहां तक अच्छे से लिखे, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं कि जोधपुर की पुष्पा व्यास के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो इस नृत्य की पहली प्रसिद्ध महिला मानी जाती है, कलाकार मानी जाती है। और देवीलाल ने जो इस संस्था की स्थापना की थी, जो इस नृत्य को आपके है जो कि संरक्षण में लेकर के आए। और दयाराम भील है जो कि इसके एक नृत्य कलाकार थे, जिसके माध्यम से इसको है जो कि प्रसिद्धि मिली थी। और हम लोगों ने पढ़ ली कि जयपुर की जो अस्मिता काला है, कौन है? जयपुर की अस्मिता काला, उसने है जो कि 111 मटके रख के जो कि इस नृत्य को किया, तो आपके विश्व के अंदर है जो कि इसको प्रसिद्धि मिली थी। और हम कह सकते हैं निहाल अजमेरा जो है कि पुरुष कलाकार थे इस नृत्य के अंदर, जिन्होंने भी अपने सर पे है जो कि 63 मटके रख करके है जो कि ये नृत्य किया, इस नृत्य का प्रदर्शन किया, इस नृत्य को मतलब अन्य दर्शकों को दिखाया। तो हम बात कर सकते हैं उन्होंने जो नृत्य किया उस नृत्य को ज्ञानद्वीप नृत्य भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक महिला थी शांता गांधी का जो नाटक है, शांता गांधी का नाटक जसमा ओडन के माध्यम से भवाई नृत्य को है जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी मिली है, या फिर हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है। एक लाइन ये भी आपको याद रखनी है। तो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो एक लाइन ये भी लिखो, लिखो शांता गांधी के नाटक जसमा ओडन के माध्यम से, या फिर हम कह सकते हैं के माध्यम से है जो कि भवाई नृत्य को है जो कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है। जसमा ओडम की मदद से, या फिर के माध्यम से भवाई नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। तो यह एक बात यह भी याद रखना कि शांता गांधी के नाटक जसमा ओडन, कौन सा? जसमा ओडन के माध्यम से इस नृत्य को यानी भवाई नृत्य को है जो कि आपके अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं जैसे कि आपके भवाई नृत्य के अंदर कौन कौन से रूप है जो कि अलग अलग जो हम कह सकते हैं किन रूपों में है जो कि भवाई नृत्य किया जाता है। इनके जो प्रसिद्ध कलाकार है उनको एक साथ हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हेडिंग लगाइए भवाई नृत्य के अलग अलग जो भी रूप, भवाई नृत्य के रूप। कुछ तो हम लोगों ने है जो कि लिख लिए हैं, बाकी और भी हम लिख लेते हैं। भवाई नृत्य के रूप,
जैसे आपका सूरदास है, शंकरिया है, बोरी है, डोकरी है और आपके बीकाजी है, ढोला मारू, ये सब है जो कि किन के रूप माने जाते हैं, भवाई नृत्य के रूप माने जाते हैं। जैसे कि आपका शंकरिया है, सूरदास है, बोरी है, डोकरी है, बीकाजी व ढोला मारू। तो ये आप थोड़ा लिख सकते हैं। कौन कौन सी है? शंकरिया है, सूरदास, बोरी, डोकरी, और कौन से हो जाएगा? बीकाजी, तो मतलब ये है जो कि हम बात कर सकते हैं, जैसे कि आपका शंकरिया हो गया, सूरदास हो गया, बोरी हो गया, डोकरी हो गया, एक आपका कौन सा रह जाएगा? ढोला मारू, है ना। तो हम कह सकते हैं ये कितने हैं आपके? ढोला मारू। इन रूपों में है जो कि भवाई नृत्य किया जाता है। इन रूपों में भवाई नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो एक लाइन यहाँ पे लिख लो आप। इन रूपों में भवाई नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। भवाई नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि भवाई नृत्य के जो अलग अलग रूप कौन कौन से हैं आपके? शंकरिया है, सूरदास है, बोरी है, डोकरी है और बीकाजी है और ढोला मारू। तो इनके अंदर है जो कि क्या किया जाता है? इन रूपों के अंदर भवाई नृत्य का है जो कि प्रदर्शन किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है। इन रूपों के अंदर है जो भवाई नृत्य के जो कर्तव्य होते हैं उनको दिखाया जाता है। अब आप लिखे इनके है जो कि प्रसिद्ध जो कलाकार है उनकी हेडिंग लगाइए। भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार, ऐसे लिखो, भवाई नृत्य के कलाकार, ऐसे लिखो, प्रसिद्ध कलाकार। तो बाकी तो हम लोगों ने जो कि उसके अंदर जैसे आपके जसमीता काला है, पुष्पा व्यास है और आपके हम बात कर सकते हैं भील जो थे ना, दयाराम भील, उन सब के बारे में बात कर ली। बाकी एक बार इन सभी को एक साथ लिख लेते हैं ताकि पढ़ने में समझने में आसानी रहेगी। तो इसके अंदर एक तो आपका हो जाएगा मांगीलाल शांगड़िया। कौन होगा? मांगीलाल शांगड़िया, रूप सिंह शेखावत और आपके दयाराम भील। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन और हम बात कर सकते हैं दयाराम भील है और जोशीता शर्मा है, तारा शर्मा है, जानकी गोस्वामी है, अस्मिता काला है और आपके पुष्पा व्यास है। इन सभी के बारे में एक बार लिख लेते हैं। तो कौन है आपके? मांगीलाल शांगड़िया। एक नंबर पे लिखो मांगीलाल शांगड़िया, इसके कलाकार हैं। और उसके बाद में लिखो रूप सिंह शेखावत। रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत है और आपके देवीलाल भील है, देवीलाल भील। पुष्पा व्यास है और आपकी हो जाएगी जस्मिता काला। अस्मिता काला कौन थी? अस्मिता काला ना। अस्मिता काला हो जाएगी। और हम बात कर सकते हैं आपका जो पुष्पा व्यास हो गई, दो शर्मा और एक तो आपके कौन है? तारा शर्मा और ज्योतिषा शर्मा, ज्योतिषा शर्मा है ना। तारा शर्मा और ज्योतिषा शर्मा, उनके बारे में भी लिख ले से। तारा शर्मा, एक आपके है ज्योतिषा शर्मा, ज्योतिषा शर्मा। बाकी सभी के बारे में नहीं पूछेंगे, इनके बारे में इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में बाकी हम बात करेंगे। एक आपकी और रह जाएगी, महिला पुरुष है, जानकी गोस्वामी ना। एक और लिख लो, जानकी गोस्वामी। बस इतने याद रखने हैं ना। मांगीलाल शांगड़िया है, रूप सिंह शेखावत है और देवीलाल भील है, जिनके बारे में हम लोगों ने पहले बात कर ली, वो तो आपको अलग से याद हो जाएंगे। देवीलाल भील है, पुष्पा व्यास है, अस्मिता काला है, तारा शर्मा है और जोशीता शर्मा है और एक गोस्वामी है। कौन है? जानकी गोस्वामी। कौन है? जानकी गोस्वामी। तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से आप लोग है जो कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर है जो कि अपने
नोटबुक में इसको लिख लीजिए। और इसके जो भवाई नृत्य के अलग अलग प्रकार है, जो कि अगर आप इसको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बीकाजी या फिर ढोला मारू किस नृत्य का एक रूप माना जाता है, तो वो आपका हो जाएगा भवाई नृत्य का। किस नृत्य का रूप हो जाएगा? भवाई नृत्य का। अगर पूछ लिया आपको कि अस्मिता काला किस नृत्य से संबंध रखती है या फिर किस नृत्य से संबंधित है, तो किससे हो जाएगी? आपके हम कह सकते हैं जो अस्मिता काला है वो आपके है जो कि भवाई नृत्य से संबंधित हो जाएगी, जिसने है जो कि आपके 111 मटके रख के है सर पे, जो कि क्या किया था? विश्व रिकॉर्ड बनाया था। आप भी बना सकते हो अगर आप लोग है जो कि 112 मटके अगर रख के नृत्य कर सकते हैं, तो आपका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा और उस रिकॉर्ड को है जो कि तोड़ दिया जाएगा ना। तो अब हम पढ़ेंगे आपके कठपुतली नृत्य। हेडिंग लगाओ कठपुतली नृत्य। शायद आप लोगों ने देखा होगा कि कठपुतली नृत्य है जो कि कैसे किया जाता है। पुतली नृत्य, कठपुतली नृत्य। अब इसके बारे में बात करें तो इसको मतलब समझने की कोशिश करते, तो यहाँ पे हम जो कट दिया है, तो कट का मतलब होता है कास्ट। क्या होता है? कास्ट। कास्ट का मतलब क्या होता है? लकड़ी। और पुतली का मतलब होता है गुड़िया। क्या होता है? गुड़िया। क्या होता है? गुड़िया। तो कहने का मतलब यह है कि लकड़ी की जो गुड़िया होती है क्या, और ये जो लकड़ी की जो गुड़िया बनाई जाती है, ये किस लकड़ी की होती है? ये आपके जो आड़ू वृक्ष होता है या फिर जिसे अरडू कहा जाता है, तो उस वृक्ष की लकड़ी से बनी एक गुड़िया, जिसे अंगुलियां या फिर धागों की सहायता से है जो कि नचाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कठपुतली। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। चलो लिखो, फिर समझने की कोशिश करेंगे। इस नृत्य के अंदर आड़ू या अरडू, आड़ू या अरडू वृक्ष की, अरडू वृक्ष की बनी गुड़िया, जिसको धागा व अंगुलियों की सहायता से नचाया जाता है। वह अंगुलियों की सहायता से नचाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं नृत्य करवाया जाता है, नचाया जाता है। तो वह क्या कहलाती है? कठपुतली कहलाती है। तो ये इसकी परिभाषा है। मतलब मान सकते हैं कि आड़ू या आड़ू वृक्ष की बनी गुड़िया, जिसको धागा व अंगुलियों की सहायता से है जो कि इस प्रकार से उसको नचाया जाता है, उसकी कमरियां भी हिलती है इस प्रकार से धागे से। अब हम बात कर सकते हैं ये जो नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है और कौन इसको नृत्य को जो करते हैं। हम बात कर सकते हैं वर्तमान में है जो कि ये नृत्य आपके उदयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? वर्तमान में ये नृत्य उदयपुर का प्रसिद्ध है। इस नृत्य की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? इस नृत्य की जो शुरुआत है वो आपके मारवाड़ और नागौर के जो क्षेत्र है, कौन से? नागौर व मारवाड़ क्षेत्र के जो किस जाति के लोग थे, वो आपके नट व बाढ़ जाति के लोगों ने है जो कि इसको प्रारंभ किया था, उनके द्वारा इसका प्रारंभ माना जाता है। बल्कि हम बात करें तो वर्तमान समय में ये उदयपुर का प्रसिद्ध है। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आपके उदयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा नृत्य? कठपुतली नृत्य की हमें बात कर रहे हैं। और इसको भी प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? लोकसभा मंडल उदयपुर ने इसको भी प्रसिद्धि दिलाई थी, जिसकी स्थापना आपके 1952 के अंदर देवीलाल शामर के द्वारा की गई थी। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो ये जो नृत्य है इसको जो संरक्षण दिया या फिर वो किसने दिया था? लोकसभा मंडल उदयपुर ने दिया था। और संरक्षण देते हुए इसके साथ में है जो कि इस नृत्य के प्रशिक्षण और प्रदर्शन के कार्य भी इनके साथ में किए थे। और इस नृत्य के अंदर है जो कि स्थापक किसको कहा जाता है? इस नृत्य के अंदर जो सूत्रधार होते हैं, इस नृत्य के सूत्रधार को स्थापक कहा जाता है, स्थापक। और इसके बारे में चलो यहाँ तक थोड़ा लिख लेते हैं, बाकी हम लोग जो कि समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको जो भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक भी प्रश्न जो भी नृत्य से संबंधित आएगा तो मैं गारंटी दिला सकता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इस नृत्य का जो प्रारंभिक, इस नृत्य की शुरुआत किन के द्वारा मानी जाती है? इस नृत्य की शुरुआत, इस नृत्य की शुरुआत
कहाँ से मानी जाती है हम बात करें तो आपके मारवाड़ और नागौर के जो नट व भाट जाति के लोगों के द्वारा मानी जाती है। शुरुआत है मारवाड़ व नागौर के नट व भाट, नट व भाट जाति के लोगों द्वारा मानी जाती है। द्वारा मानी जाती है। नट व भाट जाति के लोगों द्वारा इसकी शुरुआत मानी जाती है। और वर्तमान समय में ये कहाँ का प्रसिद्ध है? वर्तमान समय में, ये भी लाइन लिखो आप, समय में ये नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का प्रसिद्ध है। वर्तमान समय में कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का प्रसिद्ध है। तो ये एक लाइन और लिख लीजिए। तो उसके बाद में हम बात कर सकते हैं कठपुतली नृत्य के बारे में। तो इसको भी आपके है जो कि किसने संरक्षण प्रदान किया? लोकसभा मंडल उदयपुर ने इसको है जो कि संरक्षण प्रदान करते हुए साथ में है जो कि इसके प्रशिक्षण और प्रदर्शन का कार्य भी किया है। लोकसभा मंडल उदयपुर ने इसको संरक्षण के साथ में है जो कि हम बात कर सकते हैं प्रदर्शन का है जो कि, और इसको जो प्रशिक्षण का भी, इसको प्रशिक्षण भी दिया है, ये भी कार्य शुरू कर दिया है। संरक्षण के साथ प्रशिक्षण व प्रदर्शन दिखाना, प्रदर्शन का कार्य भी किया है। किया है, ठीक है। तो ये बात भी आपको है जो कि याद रखनी है। क्या करना है? ये इतनी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। उसके बाद में है जो कि हम इसके बारे में एक दो बात और पढ़ सकते हैं कि भाई एक तो जो ये लकड़ी की गुड़िया बनाई जाती है जिसे कठपुतली कहा जाता है, तो ये बनाने में भाई कौन सा क्षेत्र है जो कि प्रसिद्ध माना जाता है? बस्सी चित्तौड़। कठपुतली जो कि हम कह सकते हैं कठपुतली निर्माण के लिए, कठपुतली निर्माण कहाँ पे होता है? बस्सी चित्तौड़। उसके लिए बस्सी चित्तौड़ प्रसिद्ध है। कठपुतली जो बनाई जाती है लकड़ी की, उनके लिए कौन सा क्षेत्र, या फिर हम कह सकते हैं चित्तौड़ के अंदर एक गांव पड़ता है बस्सी, वो प्रसिद्ध माना जाता है। वहां पे है जो कि कठपुतली का निर्माण किया जाता है। आप ऐसे लिख सकते हैं कठपुतली निर्माण के लिए है जो कि बस्सी चित्तौड़ है जो कि प्रसिद्ध माना जाता है। इसके अंदर एक कठपुतली हम बात कर सकते हैं, एक हवेली है बागौर की हवेली उदयपुर, वहां पे है जो कि कठपुतली संग्रहालय भी बना गए हैं। और एक जयगढ़ जो आपके दुर्ग है, कौन सा? जयपुर के अंदर, वहां पे है जो कि कठपुतली घर भी है। बागौर उदयपुर के अंदर है जो कि कठपुतली संग्रहालय भी है। कठपुतली संग्रहालय कहां पे है? बागौर की हवेली, बागौर की हवेली कहां पे है? ये उदयपुर में। तो वहां पे एक म्यूजियम भी बना हुआ है कठपुतली का, तो वहां पे आप देख भी सकते हैं। और एक चीज और लिखें, कठपुतली घर, कठपुतली घर ये कहां पे है? जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग कहां पे है? जयपुर में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये तीन चीज है जो कि आपको आवश्यक रूप से याद रखनी है। कौन कौन सी है? एक तो कठपुतली का जो निर्माण के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है या फिर कौन सा गांव प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़ प्रसिद्ध है। और हम बात कर सकते हैं आपके कठपुतली घर है जो कि जयगढ़ दुर्ग के अंदर है,
जयपुर है जो कि कठपुतली संग्रहालय यानी उनका एक म्यूजियम भी बना हुआ है, वो कहाँ पे है, बागौर की हवेली उदयपुर के अंदर है जो कि माना जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ तक हमारे जो व्यवसायिक नृत्य है वो हो जाते हैं समाप्त। आपको मैं कह सकता हूँ व्यवसायिक नृत्य काफी सारे हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से और प्रमुख जो होते हैं वो तो यही है ना। तो हम बात कर सकते हैं जैसे कि आपके 13 ताली पढ़ लिया हम लोगों ने, कालबेलिया नृत्य पढ़ लिया और भवाई नृत्य पढ़ लिया, तो यहाँ तक है जो कि हम बात कर सकते हैं। और इसके बाद में जो कठपुतली नृत्य भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक चौथा जो हमारा पॉइंट आता है वो है आपके धार्मिक व सामाजिक नृत्य। लिखिए, हेडिंग लगे 4 नंबर, धार्मिक व सामाजिक नृत्य। धार्मिक व सामाजिक नृत्य। धार्मिक व सामाजिक नृत्य हेडिंग लगाओ। उसके बाद में हो जो कि समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये नृत्य कैसा होता है, कहाँ किया जाता है, किन की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, कौन करते हैं, उन सभी के बारे में है जो कि हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप हम कह सकते हैं जो कि लग रहे थाली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है, तो पाबू जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य। और शांकड़ नृत्य जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि गोगा जी के जो भोपे होते हैं वो गोगा जी की आराधना में है जो कि भाद्र शुक्ल है जो कि हम कह सकते हैं मतलब गोगा जी का जन्म कब हुआ था, भाद्र कृष्ण नवमी। हाँ ओके, भाद्र कृष्ण नवमी को है जो कि गोगा जी का जन्म होता है। उससे पहले हम कह सकते हैं भाद्र कृष्ण यानी कृष्ण जी के जन्म के बाद है ना, कृष्ण जन्माष्टमी पहले आता है आपके भाद्र कृष्ण अष्टमी का, उसके दूसरे दिन है जो कि गोगा जी का जन्म होता है। तो उनका जो जन्म है वो आपके भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन है जो कि रात्रि में होता है, लेकिन वो उनका नवमी माना जाता है ना। वो कहते हैं ना कि अंधेरी अष्टमी में गोगा जन्मिया, तो हम कह सकते हैं उस दिन है जो कि गोगा जी के जो भोपे होते हैं वो लोहे की छड़ियों से है जो कि क्या करते हैं, नृत्य करते हैं उनकी आराधना में, और अपने सर पे शरीर पे है जो कि लोहे की छड़ियों से वार करते हैं ना। तो उनके बारे में भी लिख लेते हैं। पहले आप 1 नंबर पे लिखो थाली नृत्य। थाली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है, पाबू जी की आराधना में किया जाता है। ऐसे लिखो, पाबू जी की आराधना में किया जाता है। पाबू जी की आराधना में किया जाता है। पाबू जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य। 2 नंबर लिखो सांकल नृत्य। कौन सा नृत्य, सांकल नृत्य। ये कब किया जाता है, ये गोगा जी के भोपे करते हैं। कौन करते हैं, गोगा जी के भोपों द्वारा, गोगा जी के भोपों द्वारा किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, और इसमें है जो कि क्या करते हैं, गोगा जी के भोपे, इसमें गोगा जी के भोपे छड़ियों से अपने शरीर पर चोटें खाते ना। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपको याद रह जाएगा कि भाई आपको सभी को पता है कि गोगा जी की हर एक जगह मेड़िया मंदिर बने हुए हैं। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं हर गांव के अंदर हर समाज की अलग अलग है जो कि लोग हैं जो कि सभी लोग क्या करते हैं, गोगा जी की पूजा करते हैं। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं सभी लोगों ने देखा होगा कि जो गोगा जी के भोपे होते हैं उनके अंदर है जो कि भाव आता है, तो वो क्या करते हैं, ये लोहे की जो छड़ियाँ हैं उनसे शरीर पे है जो कि मारते हैं, जिसे कहते हैं छड़ियाँ खाना, है ना। तो फिर हम पढ़ते हैं आपके, उससे आगे लिखो आप नेजा नृत्य। बहुत शानदार नृत्य है, उसके बारे में हम लोग है जो कि थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। नेजा नृत्य, हेडिंग लगाओ नेजा नृत्य। नेजा
नृत्य। नेजा क्या होता है? नेजा ध्वजा को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ध्वजा को ही नेजा कहा जाता है। ठीक है, तो अब नेजा नृत्य है जो कि हम बात करें तो कब किया जाता है? ये होली के बाद में, होली के तीसरे दिन जो है, कि इसको हम कह सकते हैं होली के तीसरे दिन है, जो कि एक युगल रूप में है, जो कि इसके ये नृत्य किया जाता है, जिसमें आपके भाग लेने वाली जो जाति है, भील है, मीणा है, वह बंजारा जाति के जो लोग होते हैं, उसके अंदर पुरुष भी भाग लेते हैं और महिला भी भाग लेती है। ये एक प्रकार का युगल नृत्य है। अब इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर होली के तीसरे दिन क्या करते हैं? एक डंडा रोपते हैं। होली के तीसरे दिन एक डंडा रोपते हैं बड़ा, जिसके अंदर क्या करते हैं? एक लाल कपड़े में या फिर लाल ध्वजा के अंदर, इसके अंदर कुछ एक कपड़े के अंदर एक नारियल व कुछ पैसे बांध देते हैं। इसके अंदर कपड़े के अंदर नारियल व कुछ पैसे बांधकर, एक कपड़े के अंदर नारियल व पैसे कुछ बांध करके इस जो ये डंडा जो रोपा था इसके ऊपर यहाँ बांध देते हैं। ठीक है, फिर क्या करता है? पुरुष इस यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे महिलाएं खड़ी रह जाती है। यहाँ पे जब ये रोपा है तो इसके तल के अंदर है, जो कि यहाँ पे इस भूमि पे है, जो कि महिलाएं खड़ी हो जाती हैं। पुरुष है जो कि इस पे चढ़ के इस नारियल को लेने की कोशिश करते हैं। पुरुष क्या करते हैं? इस खंबे पे चढ़ करके है, जो कि इस बांस पे चढ़ करके है, जो कि इस डंडे पे, और इस नारियल को लेने की कोशिश करते हैं। और ये महिलाएं क्या करती है? उस पुरुष को है, जो कि छड़ियों से पीट पीट करके है, जो कि इसकी रक्षा करती है, उनको लेने नहीं दिया जाता। ये एक प्रकार का खेल नृत्य है। क्या है? एक प्रकार का खेल नृत्य है। और फिर क्या करता है? पुरुष यहाँ आता है और ये जोर जोर से उसको छड़ियाँ मारती है। वो यहाँ तक चढ़ता है, छड़ियों से है, जो कि उसको जोर जोर से वार करती है, तो वो नीचे गिर जाता है, तो फिर वापस से निकल जाता है। फिर कोई दूसरा आता है, फिर ये क्या होता है कि ये दूर जाके खड़ा हो जाता है। फिर कोई दूसरा आता है, उसको भी ये लेने नहीं देती है, ये उसकी रक्षा करती है और उसको मारती है छड़ियों से। फिर क्या करता है? ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई एक पुरुष अगर लगातार 6 बार, कोई एक पुरुष अगर हिम्मत करके, भाई इन छड़ियों के आगे तो कौन आएगा, एक पुरुष लगातार 6 बार अगर यहाँ पे आता है, प्रयास करता है लेने की, तो 7वीं बार में उनको है, जो कि नारियल व पैसे लेने दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लगातार हम कह सकते हैं कोई एक पुरुष से इन्हें लेने की 6 बार है, जो कि लगातार प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो 7वीं बार में है, जो कि उनको लेने दिया जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर वो एक बार में इतनी छड़ियाँ मारती है तो 6 बार उसने कितनी है, जो कि कोशिश की होगी इसको लेने के लिए। तो फिर उसको है, जो कि ये नारियल व पैसे लेने दिए जाते हैं। इसके अंदर कोई वो माया नहीं है, बल्कि ये उनका खेल रहता है ना। किस जाति के जो महिला व पुरुष करते हैं? भील, मीणा, बंजारा जाति के है। भील जो पुरुष व महिला एक युगल नृत्य माना जाता है, जिसको हम कह सकते हैं ये एक खेल नृत्य भी है। तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर ये एक प्रकार का युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। इस नृत्य में कौन भाग लेते हैं? इस नृत्य में भील, मीणा व बंजारा जाति के लोग ये नृत्य करते हैं। कब किया जाता है? ये होली के तीसरे दिन। तो ये लिखो आप, एक लिखो कि ये एक प्रकार का खेल नृत्य है। ये एक प्रकार से खेल नृत्य है। ये एक प्रकार से खेल नृत्य है। इसमें क्या होता है? लिखो, इसमें होली के तीसरे दिन, होली के तीसरे दिन जिसमें कौन कौन सी जाति के लोग? भील, मीणा, बंजारा। चलो ये दोबारा लिख दो यहाँ पे, भील, मीणा, बंजारा जाति के लोग एक डंडा रोपते हैं। एक डंडा रोप कर उसके ऊपर लाल ध्वजा, या फिर ध्वजा कह दो, या फिर लाल कपड़ा,
लाल ध्वजा या फिर कपड़ा, या फिर लाल कपड़े में नारियल व कुछ पैसे बांधकर, नारियल व कुछ पैसे बांधकर उससे डंडे के ऊपर लगा दिया जाता है, डंडे के ऊपर लगा दिया जाता है। लगा दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, जो पुरुष होते हैं वो इनको लेने की कोशिश करते हैं। तो ये भी लिखो आप, पुरुष क्या करते हैं, जो पुरुष इन्हें लेने की कोशिश करते हैं और महिलाएं हैं जो कि उनको छड़ियां मारती हुई इनकी रक्षा करती है। तो एक लाइन और लिख लो बस, पुरुष इन्हें किन्हें, पैसे व नारियल को इन्हें लेने की कोशिश करते हैं, लेने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। महिलाएं, पुरुष इन्हें लेने की कोशिश करते हैं, महिलाएं छड़ियां मारती है, छड़ियां मारती है, वह इनकी कोशिश करते हैं, जो मतलब क्या करते हैं, रक्षा करती है। छड़ियां मारती है वह इनकी रक्षा करती है, छड़ियां मारते हुए इनकी रक्षा करती है, मारती है और इनकी रक्षा करती है, और इनकी रक्षा करती है। ठीक है। और एक लाइन और आपको लिखनी है कि 6 बार अगर पुरुष प्रयास करता है तो 7वीं बार में उसको है जो कि नारियल लेने दिया जाता है। तो ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, छह बार प्रयास के बाद 7वीं बार नारियल व पैसे लेने दिए जाते हैं, लेने दिए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा नेजा नृत्य। तो नेजा नृत्य को है जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से है जो कि चर्चा की है। नेजा नृत्य क्या होता है? नेजा का मतलब होता है कि ध्वजा। तो एक बांस के जो लकड़ी होती है उसके ऊपर है जो कि क्या करते हैं, एक लाल कलर का कपड़ा या फिर जो ध्वजा उनके ऊपर बांधी जाती है, उसके अंदर कुछ पैसे होते हैं और वह एक नारियल बंधा हुआ होता है, उससे क्या होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम, हेडिंग लगाए घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य, जो आप सभी को पता है, जो हम कह सकते हैं मांगलिक विवाह के अवसर पे भी किया जाता है घूमर नृत्य, और जो सरकारी जो समारोह होते हैं, राजकीय समारोह जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पे भी किए जाते हैं, और गणगौर के अवसर पे भी है जो कि घूमर नृत्य किया जाता है। तो राजकीय समारोह के अंदर जो छोटी बच्चियां होती है, लड़कियां होती हैं, उनके द्वारा भी घूमर नृत्य किया जाता है। तो ये आप लिखे घूमर नृत्य, जो कि आपका किसका नृत्य होगा? स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य। घूमर का मतलब क्या हो जाता है? घूमना। ठीक है, तो अब इसके बारे में एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि घूमर नृत्य है जो कि स्त्री प्रधान नृत्य है, लेकिन पुरुष रस प्रधान नृत्य है ना। घूमर नृत्य को देखने के लिए पुरुष है जो कि बहुत सारे उत्साहित होते हैं, इसलिए इस नृत्य को है जो कि पुरुष रस प्रधान नृत्य कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, थोड़ा इसको ज्ञान में रखना है, अच्छे से इसको है जो कि समझना है। तो ये जो घूमर नृत्य है ये स्त्री प्रधान नृत्य है, लेकिन पुरुष रस प्रधान नृत्य माना जाता है। और हम बात कर सकते हैं ये कब किया जाता है, तो विवाह के अवसर पे किया जाता है, राजकीय समारोह के अवसर पे किया जाता है, और गणगौर के अवसर पे भी
किया जाता है। इसके उपनाम है जो कि हम बात कर सकते हैं, इसको नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है, और इसे है जो कि रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। तो ये हम लोग है जो कि इन सभी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये कब इसकी शुरुआत होती है, कब इसकी उत्पत्ति होती है, तो ये है जो कि मध्य एशिया के आपके भ्रंश नृत्य से है जो कि इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, घूमर नृत्य की। इसमें जो घाघरा जो होता है, यानी जो महिलाएं डांस करती है, महिलाएं जो डांस करती है, तो इसकी जो ये कली होती है, जो साइड कॉर होती है, जिसे कहा जाता है आपके कहरवे। क्या कहा जाता है? कहरवे। इसके घुमाव को कहरवा कहा जाता है ना। तो जैसे कि महिला, जैसे कोई ये महिला है तो ये डांस कर रही है, तो इसका जो घाघरा है वो ऐसे घूमता है। घाघरा क्या करता है? घूमता है। तो इस घुमाव को है जो कि क्या कहा जाता है? कहरवा। इस घुमाव को है जो कि कहरवा कहा जाता है। लहंगे के घुमाव को कहरवा, जिसे हम कह सकते हैं उनकी भाषा में कहरवा, लेकिन इसको है जो कि इस चाल को है जो कि क्या कहा जाता है, यानी ये जो घुमाव है इसको तो कहा जाता है कहरवा, लेकिन ये जब घूमता है इसको कहा जाता है सवाई। इस घाघरे की जो घुमाई को जब ये चाल बन जाती है तो उसको कहा जाता है सवाई। तो ये आपको है जो कि याद रखना है। बाकी बालिकाओं के द्वारा जब घूमर नृत्य किया जाता है तो इस घूमर नृत्य को जमुरिया कहा जाता है। झुमरिया, झुमरिया ना। तो यहाँ तक हम बात कर सकते हैं, लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। इस नृत्य के अंदर है जो कि ये जो घाघरे का जो घुमाव है उसे कहा जाता है अष्टमात्रा पद्धति। क्या कहा जाता है? अष्टमात्रा पद्धति या फिर प्रणाली है जो कि उसे कहा जाता है। इसमें कहरवे की यानी लहंगे की जो घुमाई को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। चाल को सवाई कहा जाता है। घाघरे के जो घुमाई की चाल होती है उसे क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। और 1986 के अंदर है जो कि हम बात कर सकते हैं, इसे राजस्थान का राज्य नृत्य भी घोषित कर दिया था। राजस्थान का राज्य नृत्य किसको घोषित किया था? हम बात कर सकते हैं घूमर नृत्य को। कब किया था? 1986 के अंदर। अब हम बात करें तो किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था गोवर्धन कुमारी। गोवर्धन कुमारी के प्रयासों से ही आपके है जो कि 1986 के अंदर गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना है जो कि कब की गई थी? हम बात कर सकते हैं इनका केंद्र है जो कि मुंबई 1986 में है जो कि स्थापना की गई थी। किनके प्रयासों से? किशनगढ़ की राजकुमारी थी जिसका नाम था आपके गोवर्धन कुमारी। फिर इसके अंदर बात करें तो जो वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है घूमर के अंदर? तो आपको पता है उसमें ढोल प्रयोग किया जाता है, नगाड़ा प्रयोग किया जाता है, शहनाई प्रयोग में ली जाती है, वह आपके थाली भी इसके अंदर लिख सकते हैं आप। ढोल के साथ में थाली तो बजती है। तो ये बातें आपको थोड़ी सी याद रखनी है घूमर के बारे में। अब इसके बारे में थोड़ी सी लिख लेते हैं कि स्त्री प्रधान नृत्य है लेकिन पुरुष रस प्रधान नृत्य है। पुरुष रस प्रधान नृत्य माना जाता है। पुरुष रस प्रधान नृत्य माना जाता है। और हम बात करें तो उपनामों की, इसको रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। उपनाम क्या कहा जाता है? रजवाड़ी नृत्य। रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है। नृत्य की आत्मा कहा जाता है। नृत्य की आत्मा कहा जाता है। पर नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है भाई? घूमर नृत्य को। नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? घूमर नृत्य को। और इसे ही नृत्य की आत्मा कहा जाता है और इसे ही रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर भी किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। राजकीय समारोह पे भी किया जाता है। राजकीय समारोह, राजकीय समारोह में भी किया जाता है। और आपके है जो कि होली के अवसर पर भी किया जाता है। हम कह सकते हैं सॉरी गणगौर के अवसर पर भी किया जाता है घूमर नृत्य। होली पे ये नहीं होता। गणगौर के अवसर पर भी, गणगौर के अवसर पर भी किया जाता है। भी किया जाता है।
उसके बाद में हम बात कर सकते हैं घूमर नृत्य। इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? एशिया, जो मध्य एशिया के भ्रंश नृत्य से मानी जाती है। मध्य एशिया के भ्रंश नृत्य से जो किसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो लिखिए, इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मध्य एशिया के किस नृत्य से? भ्रंश नृत्य से। मध्य एशिया के भ्रंश नृत्य से है जो कि इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इस नृत्य के बारे में। तो इस नृत्य के अंदर जो घाघरा होता है, क्योंकि घूमर का मतलब यानी जो घाघरा घूमता है उसे ही घूमर कहा जाता है, कहने का मतलब ये। इसमें जो कहरवा होता है, कहरवा क्या होता है? घाघरे का, लंगे की घुमाई को, उसकी चाल को क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। इसमें कहरवे को, कहरवा क्या होता है? कोष्टक में लिखो, घाघरे की घुमाई, घाघरे की घुमाई। घाघरे की घुमाई होती है, उसकी चाल को घाघरे की, कहरवे की चाल, या फिर ऐसे लिखो, घाघरे की घुमाई की चाल को सवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाई, सवाई कहा जाता है। तो इस प्रकार से कई सारे जो पॉइंट है वो आपको तो इंपॉर्टेंट रूप से है जो कि याद रखने हैं। कहरवा क्या होता है? घाघरे की घुमाई। तो उसकी जो चाल होती है, जैसे वो घूमता है, उसे क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। और हम बात करें तो ये जो नृत्य है वो आपके अष्टमात्रा पद्धति के अंदर होता है, या फिर हम बात कर सकते हैं ये आपके जो नृत्य है अष्टमात्रा पद्धति में किया जाता है। ये नृत्य अष्टमात्रा यानी 8 मात्रा, अष्टमात्रा पद्धति में किया जाता है, किया जाता है। ये नृत्य अष्टमात्रा पद्धति में है जो कि किया जाता है। उसके बाद में बात करें तो 1986 में है जो कि क्या किया था? एक हम बात करें तो 1986 में, चलो पेज चेंज करते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1986 में है जो कि राजस्थान का राज्य नृत्य भी इसने है जो कि घोषित किया था। कब किया था? 1986 में इस नृत्य को, किस नृत्य को? घूमर नृत्य को। इस नृत्य को राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य घोषित किया गया। कब किया गया? 1986 में। तो 1986 में है जो कि हम बात कर सकते हैं गणगौर घूमर अकादमी की है जो कि स्थापना की गई थी 1986 में। 1986 में हम बात कर सकते हैं राजकुमारी थी, कहाँ की थी? किशनगढ़ की राजकुमारी। तो किशनगढ़ की राजकुमारी थी, उनके प्रयासों से 1986 में किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी कौन थी? गोवर्धन कुमारी। कौन थी? गोवर्धन गोवर्धन कुमारी की प्रयासों से, है ना। तो इनके प्रयासों से है जो कि क्या हो जाता है 1986 में गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई। तो हम बात कर सकते हैं गोवर्धन कुमारी के प्रयासों से, के प्रयासों से 1986 में है जो कि किसकी स्थापना की गई? गणगौर घूमर अकादमी की, गणगौर घूमर अकादमी की
स्थापना की गई। गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई। केंद्र की बात करें तो कहाँ पे, इनका केंद्र कहाँ पे है? मुंबई में। केंद्र कहाँ पे है? मुंबई। ठीक है, तो इतना है जो कि आपको इसके अंदर याद रखना है। और इसके अंदर वाद्य यंत्र भी आप लिख सकते हैं, ढोल, नगाड़ा, थाली, शहनाई, वाद्य यंत्र। घूमर के अंदर वाद्य यंत्र कौन से काम में लिए जाते हैं? एक हो जाएगा ढोल, नगाड़ा, शहनाई, और क्या हो जाएगा? थाली। ठीक है, तो ये प्रमुख इसके अंदर है जो कि वाद्य यंत्र हो जाएंगे। तो और है जो कि हम बात कर सकते हैं आपके कुछ और जो नृत्य हैं, इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं धार्मिक जो नृत्य हैं, सामाजिक व धार्मिक नृत्य की बात हम कर रहे हैं, जिसमें आप लिखे कक्का नृत्य। कौन सा नृत्य? कक्का नृत्य है, जो कि आपके जैसलमेर के युवकों द्वारा है जो कि किया जाता है कामदेव व्रती की आराधना में। कक्का नृत्य कहाँ किया जाता है? जैसलमेर में किया जाता है। जैसलमेर में कामदेव, काम के देवता कामदेव रत्ती की आराधना में किया जाता है। कब किया जाता है? रत्ती की आराधना में है जो कि किया जाता है। कौन सा नृत्य? कक्का नृत्य। जैसलमेर के युवकों द्वारा, ऐसे लिखो, जैसलमेर के युवकों द्वारा कामदेव रत्ती की आराधना में किया जाता है। रत्ती की आराधना में किया जाता है। साथ साथ नोट्स बनाते रहना। तो ये लिख लिया हम लोगों ने कक्का नृत्य। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं आपका छमछड़ी नृत्य, जो कि आपके बच्चों के द्वारा किया जाता है। छमछड़ी नृत्य है जो कि बच्चों के द्वारा किया जाता है, मेवाड़ में किया जाता है, गणेश चतुर्थी के दिन किया जाता है। कौन सा नृत्य? हेडिंग लिखो, छमछड़ी नृत्य। चमचड़ी नहीं, छमछड़ी। छमछड़ी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आप बच्चों के द्वारा। बच्चों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है और कहाँ किया जाता है? ये आपके मेवाड़ के अंदर किया जाता है। मेवाड़ का प्रसिद्ध है, या फिर हम कह सकते हैं मेवाड़ के अंदर किया जाता है। कब किया जाता है? गणेश चतुर्थी के दिन। गणेश चतुर्थी के दिन किया जाता है। कब किया जाता है? गणेश चतुर्थी के दिन है जो कि आपका कौन सा नृत्य किया जाता है? छमछड़ी नृत्य, जो कहाँ किया जाता है? मेवाड़ के अंदर। और इसको कौन करते हैं? बच्चे हैं जो किस नृत्य को करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं आपके बाली नौच नृत्य। एक और लिखो आप, बाली नौच नृत्य। उसके बाद में हम लोग है जो कि इसको समझते हैं कि आपके जो बांसवाड़ा में जो आदिवासियों के द्वारा है जो कि विवाह के अवसर पे है जो कि ये नृत्य किया जाता है। ये एक प्रकार का युगल नृत्य है, जो कि मुख्यतः हम बात कर सकते हैं भील जातियों के द्वारा, भील जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो आप हेडिंग लगाए पाली नौच नृत्य। पाली नौच नृत्य कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। कब किया जाता है? विवाह के समय में है, जो कि हम बात कर सकते हैं बांसवाड़ा के अंदर किया जाता है। कहां पे किया जाता है? बांसवाड़ा में विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो बांसवाड़ा में किया जाता है। कब किया जाता है? आदिवासियों जो महिलाओं के द्वारा है, जो कि लिख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको मुख्यतः कौन करते हैं? भील जाति के लोग। मुख्यतः कौन करते हैं? भील जाति के लोग करते हैं। ठीक है, लोगों द्वारा किया जाता है। तो विवाह के अवसर पे है जो कि बांसवाड़ा के आदिवासियों के, आप लिख सकते हैं आदिवासियों द्वारा बांसवाड़ा में
बांसवाड़ा के आदिवासियों द्वारा कब किया जाता है? द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। हम बात कर सकते हैं मुख्य रूप से है जो कि जो भीलों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। फिर हम बात करेंगे आपके है जो कि रमणी नृत्य है, बेरी हाल नृत्य है, और आपके एक गुर्जर जाति करती है बलेदी नृत्य, जिसमें है जो कि जो बलिद होता है, हम कह सकते हैं जो बेल होता है उसके पैरों से नीचे से है जो कि निकलते हुए नृत्य करते हैं, बलेदी नृत्य। तो लिख लो, पहले इसी को लिख दो, बलेदी नृत्य। बलेदी नृत्य कौन करते हैं? गुर्जर करते हैं। पुरुष प्रधान नृत्य है। गुर्जर जाति के जो लोग हैं, गुर्जर जाति के लोग, या फिर हम कह सकते हैं गुर्जर कौन करते हैं? ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती का प्रसिद्ध है। हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्रों में है जो कि गुर्जर जाति के लोग हैं जो कि इस नृत्य को करते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, हाड़ौती व ढूंढाड़। हाड़ौती व ढूंढाड़ में गुर्जर लोग, गुर्जर पुरुष बैलों के पैरों से नीचे से निकलते हुए, पैरों के नीचे से, पैरों के नीचे से निकलते हुए ये नृत्य करते हैं। बैलों के पैरों से नीचे से निकलते हुए ये नृत्य है जो कि करते हैं। कौन सा नृत्य? बलेदी नृत्य। कौन करते हैं? गुर्जर। कहाँ पे करते हैं? कहाँ का प्रसिद्ध हम कह सकते हैं? हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर जो कि ये नृत्य किया जाता है। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है। भाई बैलों के पैरों से निकलेंगे तो कौन होंगे? पुरुष ही होंगे। महिलाओं को तो ऐसे ही डर लगता है। फिर हम बात कर सकते हैं आपको जो कौन सा होगा? वेरी हाल नृत्य। कौन सा पढ़ते हैं? वेरी हाल नृत्य, जो कि आपके पुरुष प्रधान नृत्य है। ये हम बात कर सकते हैं। वेरी हाल नृत्य है जो कि एक प्रकार से ढोल नृत्य है। कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य, जो कि आपके रंग पंचमी के दिन किया जाता है। हेडिंग लगाओ, वेरी हाल नृत्य। वेरी हाल नृत्य क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है। ये एक प्रकार का ढोल नृत्य है। ये एक प्रकार से ढोल नृत्य है। कब किया जाता है? रंग पंचमी के दिन किया जाता है। यह नृत्य रंग पंचमी के दिन किया जाता है। किया जाता है। रंग पंचमी कब आती है भाई? चैत्रकृष्ण पंचमी को। कब आती है? चैत्रकृष्ण पंचमी को। चैत्रकृष्ण पंचमी के दिन है जो कि जिसे क्या कहा जाता है? रंग पंचमी कहा जाता है। इस दिन है जो कि वेरी हाल किया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं एक प्रकार का कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य माना जाता है। फिर एक और लिखिए आप, रमणी नृत्य। कौन सा? रमणी नृत्य है जो कि स्त्री प्रधान नृत्य है, जिसमें आपके मेवाड़ क्षेत्र के अंदर विवाह के अवसर पे है जो कि आदिवासियों महिलाओं द्वारा किया जाता है। हेडिंग लिखो, रमणी नृत्य। कौन सा नृत्य? रमणी नृत्य। इसके बारे में हम बात करें तो ये स्त्री प्रधान नृत्य है। स्त्री प्रधान नृत्य है। मेवाड़ क्षेत्र में विवाह के अवसर पर कौन करती है? आदिवासी महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है।
द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो रमणी नृत्य हो गया जो कि मेवाड़ क्षेत्र के अंदर है, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में विवाह के अवसर पे है, जो कि आदिवासियों महिलाओं द्वारा है जो ये नृत्य किया जाता है। फिर एक और लिखो आप लोग है जो कि फुद्दी नृत्य, ये हाड़ौती क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा है जो कि किया जाता है। कब किया जाता है, कजली तीज जो कि आपकी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अंदर है, जो कि जो तृतीया आती है उसे कजली तीज कहा जाता है। और हम कह सकते हैं बड़ी तीज भी कहा जाता है। छोटी तीज आपके श्रावण माह के शुक्ल तीज को आती है, और ये जो कजली तीज है ये आपके हम कह सकते हैं कृष्ण पक्ष के अंदर है, जो कि भाद्र माह में आती है, जिसे बड़ी तीज कहा जाता है। और हम कहते हैं फुद्दी नृत्य आप लिखे हाड़ौती क्षेत्र में स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे बाकी और भी है हमारे, हुरंगा नृत्य एक दो और पढ़ेंगे। हेडिंग लगाइए फुद्दी नृत्य। कब किया जाता है, कजली तीज के दिन। कब किया जाता है, कजली तीज के दिन किया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में है जो कि कौन करते हैं, स्त्रियों के द्वारा। हाड़ौती क्षेत्र में स्त्रियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये कब आती है, कजली तीज, कोष्टक में लिख लो, भाद्र कृष्ण, जो हम लोगों ने मेलों के अंदर और जो त्योहार जो पढ़े थे उसके अंदर हम बात कर सकते हैं, त्योहार व मेले, उसके अंदर हम लोगों ने ये बात कर ली थी, कृष्ण पक्ष की तृतीया को, जिसे बड़ी तीज भी कहा जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब बहुत शानदार तरीके से। एक दो हम और पढ़ेंगे, उसके बाद में है जो कि आज का सेशन हमारा खत्म हो जाएगा। तो एक दो और रह जाएगा, हुरंगा नृत्य जो कि आपका युगल नृत्य है, होली के अवसर पे किया जाता है, और प्रसिद्ध कहाँ का है, भरतपुर का। तो लिखिए हुरंगा नृत्य। हुरंगा नृत्य कैसा नृत्य है, ये एक युगल नृत्य है। युगल नृत्य क्या होता है, जिसके अंदर पुरुष व महिलाएं दोनों भाग लेती है, युगल नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध है, कब किया जाता है, ये किया जाता है होली के अवसर पर। होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का प्रसिद्ध है, भरतपुर का प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर आपको ये इतना याद रखना है, हुरंगा नृत्य एक युगल नृत्य है, भरतपुर का प्रसिद्ध है, और हम कह सकते हैं कब किया जाता है, होली के अवसर पे किया जाता है। कब किया जाता है, होली के अवसर पे है जो कि किया जाता है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके चौगोला नृत्य। चौगोला नृत्य ये भी युगल नृत्य है। ये आपके डूंगरपुर, जो डूंगरपुर के अंदर एक तहसील या फिर एक ग्राम पड़ता है बिच्छीवाड़ा, वहां का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, बिच्छीवाड़ा का प्रसिद्ध है। चौगोला नृत्य, कौन सा नृत्य, चौगोला नृत्य लिखे, हेडिंग लगे चौगोला नृत्य। यह भी एक प्रकार का कौन सा नृत्य, युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है, युगल नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, इसके बारे में अगर हम बात करें, ये है जो कि आपके बिच्छीवाड़ा या बिछियावाड़ा लिख सकते हो, बिच्छीवाड़ा डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। तो यहाँ तक लिख लिया होगा आपने, बस एक दो नृत्य और रहे हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे आपके, यानी आज के सेशन को जो कि खत्म करेंगे। तो आप एक दो और लिखिए, हिंडोला नृत्य रह गया हमारा, है ना, इधर लिख लो, हेडिंग लिखो हिंडोला नृत्य।
हिंडोला नृत्य। हिंडोला नृत्य के बारे में अगर हम पढ़े तो हिंडोला नृत्य भी एक आपका युगल नृत्य है। उसके अंदर जैसलमेर का प्रसिद्ध माना जाता है और इसमें पूर्वजों की स्मृति के लिए किया जाता है। यह नृत्य किया कब किया जाता है, ये हम बात कर सकते हैं। ये युगल नृत्य है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और आपके जो पूर्वज जो उनके है, जो भी जैसलमेर के अंदर हम बात कर सकते हैं जो इस नृत्य को करते हैं, तो पूर्वजों की स्मृति में किया जाने वाला जो नृत्य है जैसलमेर का कौन सा प्रसिद्ध है, हिंडोली नृत्य। कैसा नृत्य है, युगल नृत्य है। कब किया जाता है, पूर्वजों की स्मृति में, यानी पूर्वजों की याद में, पूर्वजों की स्मृति में किया जाता है। कहां का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तो समझ में आ गया होगा हिंडोला नृत्य के बारे में लोगों ने जो कि बात कर ली। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके कानुड़ा नृत्य रह गया, और हम एक दो और पढ़ेंगे आपके जो कि जैसे बोहरा बोहरी नृत्य है। और पहले पढ़ लेते हैं कानुड़ा नृत्य। तो हेडिंग लगाइए, नया पेज लेना पड़ेगा, कानुड़ा नृत्य। कानुड़ा नृत्य, तो कानुड़ा नृत्य के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार का युगल नृत्य है जिसमें पुरुष भी भाग लेते हैं और साथ में महिलाएं भी भाग लेते हैं, इसलिए यह जो कि कैसा नृत्य है, युगल नृत्य है। और ये आपके चौटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है, जहाँ पे सुइयों का मेला भी बढ़ता है ना, सोमती अमावस, कई सालों से वो आप आती है, सोमती अमावस हम बात कर सकते हैं। और ये है जो कि आपके कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बढ़ता है। कब बढ़ता है, कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि आपके भाद्र कृष्ण अष्टमी के है, कृष्ण अष्टमी के दिन है, जो कि जो कृष्ण जन्माष्टमी है, जो कि उस दिन है जो कि ये मेला बढ़ता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं फटाफट से, कानुड़ा युगल नृत्य है। कहाँ पे किया जाता है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, हम बात कर सकते हैं। ये है आपके चौहटन, चौहटन बाड़मेर। चौटन कहाँ पे है, बाड़मेर में, कहाँ प्रसिद्ध है, चौटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और कब किया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के दिन किया जाता है, के दिन किया जाता है। और एक लिखो मोहिली, एक नृत्य कौन सा रह जाएगा हमारा, मोहिली नृत्य, जो कि स्त्री प्रधान नृत्य है। ये आपके है जो कि प्रतापगढ़ में धारियाबाद का प्रसिद्ध है और विवाह के अवसर पे किया जाता है मोहिली नृत्य। मोहिली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, स्त्री प्रधान नृत्य, यानी स्त्रियां करती है, स्त्री प्रधान नृत्य है। ये कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। कहां का प्रसिद्ध है, धारियाबाद, धारियाबाद का है, प्रतापगढ़, धारियाबाद प्रतापगढ़ का है जो कि ये प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। फिर एक लास्ट में लिख सकते हैं आप बोरा बोरी नृत्य, जो कि हरिजन समाज का नृत्य है। कौन सा नृत्य, बोहरा बोरी नृत्य हरिजन समाज का एक नृत्य है। बोहरा बोहरी, बोहरा बोरी नृत्य किसका नृत्य है, ये एक लाइन लिख लो बस, हरिजन समाज का नृत्य है। हरिजन समाज का
नृत्य है। तो लगभग क्या हमारे जो हम बात कर सकते हैं राजस्थान के जो लोक नृत्य है वो हम लोगों ने यहाँ तक है जो कि पूरे पढ़ लिए, अब कोई भी नहीं रहा है। तो मैं आशा करता हूँ बहुत शानदार तरीके से हमारा जो सेशन जो हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से आप सभी के लिए है जो कि जो प्रस्तुत किया हम कह सकते हैं, तो बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और अब जो आपने नोट्स बनाए हैं इनको है जो कि रिवीजन करते रहना है, और एक दिन ऐसा आएगा कि लोक नृत्य है जो कि आपके बहुत शानदार तरीके से है जो कि तैयार हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं, यानी हम कह सकते हैं हमारा जो लोक नृत्य का टॉपिक है जो कि समाप्त हो जाता है, फिर नया कोई टॉपिक शुरू करेंगे। तो उसमें है जो कि हम बात कर सकते हैं संत संप्रदाय शुरू करते थे, है ना। तो कल से हमारी जो क्लास आएगी वो आएगी आपके राजस्थान के लोक संत संप्रदाय पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।